हाँ बेटा, तो चलो आओ एडवांस टैक्स आज शुरू करते हैं। नया चैप्टर हम लोग के पास है एडवांस टैक्स। देखो, जनरल रूल होता है इनकम टैक्स का कि हर साल की प्रीवियस ईयर के इनकम पे टैक्स हम लोग असेसमेंट ईयर में भरते हैं। जैसे अपना प्रीवियस ईयर है 22-23, तो उसका टैक्स कब भर रहे हैं हम लोग? असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर। तो जब पूरा साल खत्म हो जाता है, यानी प्रीवियस ईयर खत्म हो जाता है, तब का टैक्स तो हम लोग अगले साल भरते हैं टेक्निकली, है ना। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन होता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स में जो लोग थोड़े से, जिनका टैक्स अमाउंट थोड़ा ज़्यादा बनता है, अभी लिमिट समझेंगे हम लोग कि कितने से ऊपर टैक्स बन रहा हो, तो आपको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी प्रीवियस ईयर का जो एस्टिमेटेड टैक्स बनता है आपका, भाई कोई आदमी ऐसा अंदाजा ही तो लगा सकता है कि इस साल आप कितना पैसा कमाओगे। प्रीवियस ईयर की शुरुआत में आपको क्या पता कि प्रीवियस ईयर में आपकी कहाँ कहाँ से कितनी कमाई हो जाएगी। तो टेक्निकली एस्टिमेट करने होते हैं, और वो अगर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ऊपर की जा रही है, तो आपको टैक्सेस को एडवांस में पे करना पड़ेगा। कुछ इंस्टॉलमेंट होती हैं, उस तरीके से उसको पे किया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ सेक्शन आएंगे। तो पहले पैराग्राफ में वही बताया गया है कि नॉर्मल नियम कानून ये है कि एसएससी जो भी इनकम कमाता है प्रीवियस ईयर में, इसका टैक्स वो भरता है उसके रेस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर में, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का क्या होता है, कुछ एक्सेप्शन है। यानी ये इसका एक्सेप्शन क्या है कि आपको टैक्स एडवांस में पे करना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे कमाई होती रहे वैसे वैसे आप टैक्स पे कर दो। जिस साल आप कमाओ उसी साल उसका टैक्स पे कर दो एडवांस के रूप में। तो इसी का पर्पज़ है एडवांस टैक्स के अंदर। इसके अंदर कई सारे सेक्शन है। पहला दैट इज ए स्कीम ऑफ एडवांस टैक्स। स्कीम ऑफ एडवांस टैक्स कहती है कि अगर आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो कि नॉर्मली एस्टिमेटेड होती है, तो अगर आपकी एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 या उससे ज़्यादा है, अगर 10,000 या उससे ज़्यादा है, तो एसएससी को अपने टैक्सेस एडवांस में पे करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर में। एडवांस टैक्स की जो ड्यू डेट होती है उसके पहले पहले आपको पे करना पड़ेगा टैक्स को एडवांस में। तो यानी ये समझ में आ गया, सेक्शन 208 ये बताता है कि किसके ऊपर ये एडवांस टैक्स के प्रोविज़न लगाए जाएंगे और किसके ऊपर ये एडवांस टैक्स के प्रोविज़न नहीं लगाए जाएंगे। तो ये याद करना है आपको कि अगर 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा की आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो आपको टैक्सेस को एडवांस में करने की नीड है। जिसकी लायबिलिटी 10,000 से कम बनती होगी उसको टैक्सेस को एडवांस में पे करने की नीड नहीं, ठीक है। ये बताने का काम कौन करता है? सेक्शन 208। अब 209 क्या बताता है? जो ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी है ये निकाली कैसे जाती? तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी वाले ही फॉर्मेट से निकाली जाती है। जैसे टैक्स लायबिलिटी वाले में क्या करते थे, पहले हम लोग टोटल इनकम निकालते थे, फिर उस पर टैक्स लगाते थे। टैक्स लगाने के बाद रिबेट 87 की होती थी वो दे देते थे, सरचार्ज अगर होता था तो वो जोड़ घटाना कर देते थे, सेस जोड़ देते थे। सेस जोड़ने के बाद आ जाता था, इसको हम लोग बोलते थे टेक्निकल भाषा में ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, जीटीएल। जीटीएल के बाद हम लोग घटाया करते थे एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस। तो जो आप निकाल ही रहे हो, हम लोग एडवांस टैक्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ एडवांस टैक्स नहीं घटाना है बस। तो सारा फॉर्मेट वही टैक्स लायबिलिटी निकालने वाला ही है, बस आपको जो इंड करना है जीटीएल के बाद उसमें टीडीएस टीसीएस माइनस करोगे, एडवांस टैक्स नहीं माइनस करोगे, क्योंकि एडवांस टैक्स जमा ही कहाँ किया, अभी तो निकालने ही जा रहे हैं हम लोग। तो एडवांस टैक्स को छोड़ के पूरा फॉर्मेट वही जिससे हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकाला करते हैं। तो आपको पहले टोटल इनकम निकालनी है, फिर उस पर टैक्स निकालना है। रिबेट अप्लाई हो रही 87A वाली तो वो अप्लाई कर दो, सरचार्ज अप्लाई हो रहा तो वो अप्लाई कर दो, सेस जोड़ दो, और सेस जोड़ने के बाद आपको घटाना है टीडीएस टीसीएस अगर है तो सवाल में। घटाने के बाद अगर ये वाला अमाउंट जिसको नाम दिया गया है एडवांस टैक्स लायबिलिटी, अगर ये वाला अमाउंट 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा है, तो आपको फिर इस पैसे को एडवांस में पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये 10,000 से कम आ गया तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर क्रिएट नहीं होती, फिर आपको टैक्सेस को एडवांस में पे करने की जरूरत नहीं है। यहां तक की बात क्लियर हो गई? आगे चले फिर हम लोग, चलो आगे चलते हैं। अब सेक्शन 211 बताता है कि जो भी एडवांस टैक्स आएगा, अगर वो 10,000 से ऊपर आया तो आपको एक साथ नहीं जमा करना, पूरा इंस्टॉलमेंट में जमा होता है। इंस्टॉलमेंट दो तरीके की हैं। जो लोग प्रेजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं 44AD में या 44ADA में, उन लोग का अपना एडवांस टैक्स 15 मार्च से पहले पहले, 15 मार्च किसके हैं? प्रीवियस ईयर के। 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर या उससे पहले पहले जितनी भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनेगी 100% जमा कर देनी। और ये यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम अमाउंट, यानी 100% है, पूरा पूरा जमा कर दोगे, ठीक है। अगर आप अदर एसएससी हो तो आपको 4 इंस्टॉलमेंट मिलती हैं। कुछ अमाउंट 15 जून तक जमा कर दो, कुछ 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 3-3 महीने का गैप है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, सब प्रीवियस ईयर की। जमा कितना करना होगा?
एडवांस टैक्स का मिनिमम 15% आपको इस तारीख तक जमा हो जाए। 15 जून तक कितना जमा हो जाए? कम से कम 15%। आपका मन करता है 18 जमा करने का, जमा कर दो। आपका मन करता है 25 जमा करने का, जमा कर दो। कम से कम रकम बता दी गई है कि 15 तो चाहिए ही चाहिए। ज्यादा मन करे यहीं पे पूरा जमा कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं गवर्नमेंट को। 15 सितंबर तक टोटल 45% आ जाना चाहिए। अगर आपने पहले 15 जमा कर रखा है तो हम 30 और जमा कर देंगे। पहले मान ली किसी ने 20 जमा कर रखा है तो वो 25 और जमा कर देगा। मतलब यहां तक ये जो अमाउंट बताए गए हैं टैक्टिकली क्यूमुलेटिव अमाउंट है। वरना सोचो 15 पहले जमा कर दे, फिर 45 जमा कर दे, फिर 75 जमा कर दे, फिर 100 जमा कर दे, तो जोड़ के तो 200-250% हो रहा है। तो कहने का मतलब ये जो लिखे हैं परसेंटेज वो कैसे हैं? क्यूमुलेटिव। तो आप लिखना चाहो तो बगल में लिख सकते हो, ये आपके क्यूमुलेटिव अमाउंट दे रखे हैं। तो जब हम लोग अगला जमा करते हैं या भरना करते हैं तो जितना प्रीवियस में जमा कर चुके होते हैं उतना माइनस कर लेते हैं, यानी इसमें से माइनस किया जाता है पेड अर्लियर। तीनों में से क्या माइनस करेंगे? पेड अर्लियर। जो आप पहले पे कर चुके होते हो वो माइनस कर लेते हैं। जितना भी आप पहले पे कर चुके हो उतना क्या कर लेते हैं हम लोग? रिड्यूस कर लेते हैं। फिर हमारा पता चल जाएगा कितने की हमें पेमेंट करनी होगी। तो इन तीनों में माइनस करके लिख लो पेड अर्लियर। जितना पहले आपने पे कर रखा उतना हम लोग रिड्यूस करेंगे। जितना आपने पहले से पे कर रखा उसको क्या कर लेंगे बेटा? हम लोग रिड्यूस कर लेंगे। और एक दूसरा तरीका भी होता है कि डायरेक्टली आप माइनस करके निकाल लो। पहली इंस्टॉलमेंट आपने 15% की निकाल ली, दूसरी दोनों का डिफरेंस 30%, तीसरी दोनों का डिफरेंस यानी 25%, और चौथी में भी 25%। नहीं, दूसरी पहली 15 फिर 30 ना, फिर 30 और सबसे लास्ट में कितनी आ जाएगी? 25। तो डिफरेंशियल अमाउंट से भी निकाल सकते हैं, चाहे वो वाला फॉर्मेट लगा ले चाहे ये वाला लगा ले, दोनों से सोल्यूशन वही आता है ना। तो कैलकुलेशन करने के दो तरीके हैं, मेथड 1 मेथड 2। यहां तक की बातें क्लियर हो गई? अब अगर कोई एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करता है टाइम से, मतलब एडवांस टैक्स के दायरे में आप आते हो फिर भी कहना नहीं मान रहे हो, तो आपको इन दो सेक्शन में इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ये दो सेक्शन का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाली बात है, कैसे ब्याज निकाला जाएगा, किस पीरियड पे निकाला जाएगा, किस रेट से निकाला जाएगा, ये आपके फाइनल लेवल में दे रखा है। ठीक है, तो आपको सेक्शन याद रखने हैं कि अगर कोई एडवांस टैक्स का नॉन पेमेंट करता है तो उसको किस सेक्शन में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 234B और 234C। इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, रेट क्या होंगे, ये सब फाइनल लेवल में आप पढ़ोगे, चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। यहां तक की बातें क्लियर हो गई हैं? तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय मिस्टर ए ऑन स्पेसिफाइड डेट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। इतना डेटा प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडवांस टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं। चलो कॉपी पे हेडिंग डालो, कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। एक हेडिंग आ जाएगी, कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले एडवांस टैक्स लायबिलिटी हम लोग निकालेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो हेडिंग डाल दी आपने, कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। और ये दो केस में निकालना है क्योंकि दो बार वो टीडीएस के अमाउंट चेंज कर रहा है। पहले केस में टीडीएस का अलग अमाउंट है और सेकंड केस में टीडीएस का अलग अमाउंट है। तो सबसे पहले तो आप जीटीआई निकाल लोगे। जीटीआई में अगर देखें तो बिजनेस इनकम आ गई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, अदर इनकम आ गई। तो इतनी इनकम को जोड़ लो। मैं डायरेक्टली यहाँ जीटीआई लिख देता हूँ। तो इन पांचों छह आइटम को जोड़ लो, जीटीआई आ जाएगी आपकी। फर्स्ट 5 आइटम्स को 6,10,000,
तो दोनों में से कोई भी केस होता GTI तो आपकी 610 रहती, माइनस आपने PPF में इन्वेस्ट किया है तो ATC का डिडक्शन ले लो। कितना इन्वेस्ट किया है? 10,000 रुपये। और अगर ऐसा माइनस कर देते तो हमारी टोटल इनकम आ जाती कितने की? 6 लाख। अब इस टोटल इनकम पे टैक्स निकाल लो, टैक्स ऑन टोटल इनकम। छह लाख पे टैक्स निकालोगे तो वही होगा 2,50,000 पे निल, 250 का 5% यानी 12,500 और 1 लाख का 20% यानी 20,000, 20 और 32,500 हो गया। करेक्ट, ओहो करेक्ट करेक्ट, बहुत सही बात कर दी आपने। इस इनकम के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है हमारा जो 60,000 का है, और विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी है ना, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालने में आपको ध्यान रखना है, तो अलग ही अलग कर देते हैं यहाँ पे, ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले टैक्स निकाल लो ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 20%। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60,000 है, 20% निकालोगे तो 12,000 आ जाएगा। ठीक है, टैक्स निकाल लो कैजुअल इनकम पे, कैजुअल इनकम पे निकालोगे 30% यानी कि 15,000। अब देखो इनकम कितनी बची। ठीक है, इनकम देखना 6 लाख में से 1,10 पे टैक्स आप निकाल चुके हो, 60,000 पे टैक्स निकाल चुके हैं और 50 पे टैक्स निकाल चुके हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 4,90,000। रिमेनिंग कितना अमाउंट बचेगा? 490, इनकम वाला अमाउंट। इस पे आप लगा दोगे स्लैब वाला रेट, इस पे लगा दोगे आप स्लैब वाला रेट, तो ये आ रहा है हमारा 12,000। अब सबका टोटल करेंगे, $39,000 और इस पे 4% सेस ऐड करवा दो बेटा, 1550, 1560 रुपए, तो टोटल हो गया बेटा 4560। और इसमें से घटाते हैं TDS। एक केस में कह रहा है TDS 38,000 है, दूसरे केस में TDS 15,000 है। TDS के पहले तो सब कुछ सेम चल रहा था, और इसके बाद आ जाएगा आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी, शॉर्टकट में ATL बोल सकते हो। तो यहां तो आ गया 2560 और यहां आ गया आपका 25,560। यहां तक क्लियर होगा? यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं होगी किसी को? अब इधर देखो बेटा बोर्ड में, पहले केस में क्योंकि एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 से नीचे है, यानी इस केस में इनको एडवांस में टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं। सेकेंड केस में एडवांस में टैक्स पे करेंगे, तो पहले तो ये टैक्स के अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाए गए, उसी तरीके से अपन के भी आंसर इतने ही आए हैं जितने इनके निकल के आए हैं। फिर फर्स्ट केस में क्योंकि अमाउंट 10,000 से नीचे है, इसलिए एसएससी इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। सेकेंड केस में हाँ एडवांस टैक्स पे करना है, पे उतना ही करना है 25,560, लेकिन इंस्टॉलमेंट के अंदर। इसके दो अल्टरनेटिव होते हैं, पहला ये वाला, इसमें क्या सीधा डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहला जितना एडवांस टैक्स है उसका 15% निकाल लो, फिर 30 निकाल लो, फिर 30 निकाल लो, फिर 25 निकाल लो। ठीक है, और दूसरा है कि जो क्यूमुलेटिव वाले परसेंटेज दे रखे थे 15, फिर 45, फिर 75, फिर 100, और उसमें उस तरीके से निकालोगे तो आपको पेड अर्लियर वाला माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ तो 15% निकालोगे, यहाँ कितना निकालोगे? एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 45%, एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 45%, लेकिन माइनस करना है जितना आपने पहले पे किया है। देखो ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट सेम ही तो आया है, तो चाहे इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? और टोटल उतना ही टैक्स आप जमा कर दो, चाहे इस अल्टरनेटिव से काम कर लो चाहे इस अल्टरनेटिव से काम कर लो, दोनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे सेकंड अल्टरनेटिव ज़्यादा अच्छा होता है, रीज़न बताते हैं ऐसा क्यों। इधर देखो बहुत बात ध्यान से,
कभी कभी क्या होता है ऐसे सवालों के अंदर इनकम के बगल में कोई डेट लिखी होती है, और डेट लिखी होती है तो बहुत सावधानी से आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, वरना इस पॉइंट में कभी कभी बच्चा गलत बिगड़ जाता है। इजी टॉपिक है, जल्दबाजी करने के चक्कर में यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, तो वो मिस्टेक ना हो तो उसके लिए समझो। अगर ये डेट जो लिखी हैं ये सारी डेटें पहली इंस्टॉलमेंट से पहले की हैं, यानी ये सारी डेट जो है वो 15 जून से पहले की है, तब तो कोई समस्या नहीं। जो भी डेट लिखी हुई इनकम के बगल में वो सारी डेट अगर 15 जून यानी पहली जो इंस्टॉलमेंट की डेट होती दैट इज 15 जून उससे पहले की है तो कोई समस्या नहीं। समस्या तब आती जब ये डेट 15 जून के बाद की हो। ठीक है, तो ये माना जाता है कि माना क्या जाता है, बगल में लिखने का मतलब है कि इस तारीख को ये गेन कमाया गया है, तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी चेंज हो जाती है। अगर कोई पैसा आपने 15 जून से बाद कमाया है तो 15 जून तक की एडवांस टैक्स लायबिलिटी दूसरी, और 15 जून के बाद वो दूसरी हो जाती। तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी 2 बार निकालनी पड़ती। समझ में आ रही बातें? तो इसलिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है अगर इनके बगल में डेट का कुछ इशू आ जाता है तो। क्लियर हो फंडा? तो डेट अगर 15 जून से पहले की दे रखी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई डेट किसी भी इनकम के बगल में कोई ऐसी डेट डाल दी जो 15 जून के बाद में आती है तो आपको थोड़ा सवाल को अलग तरीके से हैंडल करना होता है, और वो चीज़ सीखने के लिए हम लोग आ जाते हैं अगले सवाल में। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ लो, छोटा सा ही सवाल है। हाँ बेटा, अगर आप सवाल देख पा रहे हो, सवाल हम लोगों ने पढ़ लिया है, रीड कर लिया है एक बार। 4 ही 5 इनकम है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास एक बिजनेस इनकम है 175 की, एक कैपिटल गेन दिया है जो 15 जून के बाद का है, तो हम लोग इस इनकम को अलग लेके चलेंगे, बाकी इनकम को अलग लेके चलेंगे, क्योंकि ये कमाई 31 जुलाई को हुई है जो 15 जून के बाद की, और बाकी सारी कमाई 15 जून से पहले की हुई। ठीक है, तो 2 तरीके से इसको हैंडल करना पड़ता है। तो आओ, सवाल तो पढ़ ही लिया हम लोगों ने, बाकी सवाल में कुछ छूटा होगा तो बाद में देख लेंगे। अब इसको लगाने जा रहे हैं हम लोग, पहले समझना है फिर आराम से नोट करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी आप। क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया गया है 31/7/2022 को, उसको अलग लिख के चलो, और बाकी अदर इनकम जितनी है वो अलग लिख के चलो। ठीक है, यानी जो कमाई 15 जून के बाद हुई उसको अलग लिखो, और बाकी सारी इनकम जो है वो अलग लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। कितनी आपकी इनकम है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है जो 2,50,000 की है, बाकी जो अदर इनकम है वो 175, और बैंक इंटरेस्ट भी मिला है 10,000 का, कितना हो गया 185। ये आपकी इनकम है अलग अलग। इन इनकम पे जो टैक्स रेट लगने वाले हैं वो आप जानते ही हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगता है? 20%, और अदर इनकम पे स्लैब नहीं लगेगा भाई। ये सवाल जो है वो एक कंपनी का सवाल है, ठीक है, 40 नहीं, फॉरेन कंपनी थोड़ी ना बोला है, इंडियन कंपनी है भाई। फॉरेन बोलता तो 40 लगाते, इंडियन है तो कितना 30%। ठीक है, एसएससी इंडियन कंपनी है, ध्यान रहे। तो इनका टैक्स कितना हुआ?
ये हो गया 50,000 और ये कितना हो गया 55,500। एक टीडीएस भी कटा है आपका, लेकिन टीडीएस तो तब जोड़ोगे, पहले सेस जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम, और इसमें आप 4% आप सेस जोड़ लो। इसका हो गया 2,000, इसका हो गया आपका 2,220 रुपये। टोटल कर लेंगे 52,000 और 57,720। ये आपके आगे ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। माइनस कर दें इसमें से टीडीएस एक्सेट्रा। टीडीएस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नहीं कटा है, टीडीएस जो कटा है वो बिजनेस इनकम में कटा है 20,550। तो जहां आपने बिजनेस इनकम लिखी वहां आपको टीडीएस माइनस करना है, और माइनस करने के बाद एटीएल आ जाएगा, दैट इज एडवांस टैक्स लायबिलिटी 52,000, और इन दोनों माइनस कर दो 37,100। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करके बता दो जरा कितना हुआ, इन दोनों का एडिशन कितना बेटा 89,170 आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो यानी कि दोनों, ठीक है, यानी आपको कुल मिला के एडवांस टैक्स को पे करना पड़ेगा। अब एडवांस टैक्स पे करने के लिए दो अल्टरनेटिव होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं, दो तरीके से आप पे कर सकते हो, निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक है भाई फॉर्मूला नंबर 1, दोनों से निकाल देते हैं आपको। फॉर्मूला नंबर 1 जो है वो अपना क्यूमुलेटिव परसेंटेज वाले, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 कौन सा अपना लगाते हैं हम लोग, क्यूमुलेटिव परसेंटेज वाले। तो देखो 4 डेट आएंगी, एक 15 जून, एक 15 सितंबर, एक 15 दिसंबर और एक 15 मार्च। यहाँ आपको जमा करना होगा 15% ऑफ एडवांस टैक्स। और देखो बेटा 15 जून को ये वाली कमाई नहीं हुई थी लॉन्ग टर्म वाली, तो 15 जून को ये टैक्स आपको नहीं पे करना था, मतलब 15 जून को दिमाग में नहीं था। 15 जून की अगर टैक्स लायबिलिटी निकालते तो खाली 37,170 आती, समझ लो। तो यही चीज चेंज हो जाती है बस। तो 37,170 का 15% निकालो 5,576 रुपए। और यहाँ देखो 45% निकालेंगे, 15 सितंबर को तो कमाई हो चुकी है, ये भी कमा चुके हैं, वो भी कमा चुके हैं, मतलब दोनों का एडिशन करने के बाद जो निकाला है उसका निकालो। कर तो रहे हैं, तो दोनों को जोड़ कर उसका 45% निकाल लो, उसमें माइनस कर दो जो आपने पहले पे कर रखा है 34,551। फिर 75% निकालेंगे 89,170 का, और इसमें जो ऑलरेडी आप पे कर चुके हो दो अमाउंट, ये दोनों को माइनस कर लोगे। $26,750 751। सबसे लास्ट वाला चाहे भाई 100% लिखोगे 89,170 का, फिर तीनों माइनस करोगे, है ना, तो चाहे इधर ही से माइनस कर दो, सीधा यहाँ बैलेंसिंग फिगर डाल सकते हैं। ठीक है, यही वाला अमाउंट यहाँ लिख दिया और यहाँ रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा, यानी बैलेंसिंग फिगर। फॉर्मूले में लिखते तब भी यही करते, 100% ऑफ 89,170 माइनस तीनों, तो वही तो है कुल मिला के। तो आखिरी वाला बैलेंसिंग फिगर भी डाल सकते हैं। ये वाला जो क्यूमुलेटिव वाला मेथड होता है इसमें काम कम करना पड़ता है, खासकर ऐसे सवालों में। और अगर मैं दूसरे फॉर्मूले से चलता हूँ, दूसरा फॉर्मूला, तो उसमें लंदी तरीका अपनाया जाएगा। लंदी तरीका क्या होगा, ऐसे समझ लो यहाँ बुक से ही, ठीक है। जो दूसरा तरीका होता है, जो बुक वालों का पहला तरीका है कहने का, उसमें क्या करते हैं, कैपिटल गेन का जो टैक्स बना था दैट इज 52,000 का अलग कैलकुलेट करेंगे, 15, 45, 30 और 25। 15 में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस तारीख को हुआ ही नहीं था। तो इस 52 का 45, 30 और 25 निकाला गया है। ठीक है, यहाँ 45 डायरेक्टली क्यों किया गया, क्योंकि 15 पहले कहाँ जमा किए हो, तो यहाँ की डेट तक 45 जमा करना पड़ेगा। तो इस 52,000 का 45%, 30% और 25% निकाल के लिखोगे, और जो इधर कमाए थे इसका तुम निकालोगे 15, 30, 30 और 25, ये अमाउंट निकालोगे, और फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये अमाउंट आएंगे।
अमाउंट सेम ही आ रहे हैं, अपने कैलकुलेशन सेम है, लेकिन इसमें काम बढ़ जाता है, ये काम कैलकुलेटिव हो जाता है। इसलिए मुझे ये वाला मेथड, सेकंड वाला अल्टरनेटिव ज़्यादा अच्छा लगता है। सेकंड में भी इन्होंने बढ़ा के काम किया, हम लोगों ने देखो शॉर्टकट में कर दिया, तब भी अपन के वही अमाउंट आ रहे हैं। तो इस तरीके वाला चीज़ें ज़्यादा सही लगती है। समझ में आ गया? तो हम लोग वही बस अल्टरनेटिव, एक ही अल्टरनेटिव से कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। ज़बरदस्ती दो अल्टरनेटिव से करने की कोई नीड नहीं। इतना बोलने लगे तो हो चुका काम, समझ गए? चलो नोट कर डालो, कोई प्रॉब्लम लगे तो पूछ डालो बेटा। पीछे वाला कौन सा? बुक में कराया था वो तो, उसमें क्या नोट करना? ये कर लो, ये भी नोट कर लो, वो भी नोट कर लो, सब नोट कर लो।